नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण होता है सेट प्रैक्टिस करना, क्योंकि इससे आपके सिलेबस के सभी चैप्टर का रिवीजन हो जाता है, भूला हुआ प्रश्न याद हो जाता है, बहुत सारे नए प्रश्न भी सीखते हैं। मैं साथ में आपको महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताऊंगा जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे यानी कि सूट से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है भाग 12 यानी कि 12। ठीक है, भाग 12 में ये दिया हुआ है कि वित्त, संपत्ति और अनुबंध मुकदमे से संबंधित है। भाग 12 में है अनुच्छेद 264 से 300A तक है ये दिया हुआ। ठीक है, ये ध्यान रखना है। भाग 8 में क्या है? भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। भाग 9 में क्या है? पंचायती राज से संबंधित है। और भाग 10 में क्या है? भाग 10 में दिया हुआ है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का वर्णन है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध है। और भाग 12 में यही चीज़ दिया हुआ है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और केस मुकदमे से संबंधित दिया हुआ है। तो ये सारे चीज़ें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243H के अनुसार किसी राज्य को विधानमंडल निम्न निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है। तो यहाँ क्या है कि राज्य विधानमंडल का बात है, तो किस निधि से होगा? राज्य की संचित निधि से वो पंचायतों को सहायता अनुदान कर सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब पंचायत से संबंधित कई क्वेश्चन है कि पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो सब देखेंगे। पंचायती राज किस संविधान संशोधन में है? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब भी पंचायती राज पढ़ेंगे ना तो साथ में नगर पालिका भी साथ साथ पढ़ना है, क्योंकि वो साथ साथ लागू हुआ था। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज है और 74वें संविधान संशोधन में क्या है? नगर पालिका है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर पूछे कि पंचायती राज कौन सी अनुसूची के तहत संविधान में जोड़ा गया है, तो 11वीं अनुसूची में है पंचायती राज। ठीक है, और 12वीं अनुसूची में है नगर पालिका। तो ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया? तो राजस्थान के नागौर जिलों में लागू किया गया था। ठीक है, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था को कानून के तहत यानी कि संविधान में कब लागू हुआ? तो ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। ठीक है, और इसी 24 अप्रैल से मालूम ये पंचायती राज दिवस मनाया जाने लगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको यहाँ ध्यान रखना है, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है बर्मी, जो कि म्यांमार की आधिकारिक भाषा है। ठीक है, देखिए पड़ोसी देश का जो भी क्वेश्चन आएगा तो पड़ोसी देश से राजधानी, मुद्रा और उसकी भाषा ये आपको निश्चित रूप से याद रखना है और निश्चित रूप से एग्जाम में आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो म्यांमार की भाषा हो गया बर्मी, म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नए पेदा और म्यांमार की मुद्रा क्या है? कयात है। अच्छा, चीन की भाषा क्या है? चीन की आधिकारिक भाषा क्या है? ये क्वेश्चन बिहार एसएससी CGL 2022 में पूछा हुआ है। तो चीन की है आधिकारिक भाषा मंदारिन, पाकिस्तान का है उर्दू और नेपाल का भाषा क्या है? नेपाली, जापान का भाषा जापानी, भारत का हिंदी, बांग्लादेश का है बंगाली। ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा समानता था। ठीक है, तो ये सही है। ठीक है, इसमें पूछा कौन असत्य है? सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया गया, ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें बोला कौन असत्य है, यानी कि ना तो एक और ना ही दो है। इसका आंसर हो गया डी। ठीक है, अब यहाँ पंचवर्षीय योजना से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जाता है पंचवर्षीय योजना से। ठीक है, तो जितने भी पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा जाता है सबको यहाँ एक साथ देखेंगे। दोस्तों तैयारी करने का शानदार तरीका ये होता है कि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए तो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस चैप्टर से पूछा जाता है सबको एक साथ रिवीजन करना चाहिए। अब पंचायती राज ये पंचवर्षीय योजना जो है, पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो वो था 1951 से 56। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 और तीसरी पंचवर्षीय योजना का काल कितना था? 61 से 66
और 61 से 66 था, 66 से 69 ये क्या हुआ, योजना नहीं हुआ था, पंचवर्षीय योजना नहीं हुआ था, ठीक है। तो जो वो जो कहलाता है 1966 से 69 ये योजना अवकाश कहलाता है। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि योजना अवकाश की अवधि है तो 1966 से 69 है, ठीक है। अब फिर 69 से 74 जो हुआ था वो चौथी पंचवर्षीय योजना हुआ था, तो ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से ये पूछा जाता है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था, ठीक है। तो आपको याद रखना है दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है वो तीनों द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ये स्थापित हुआ था। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दुर्गापुर जो है इस्पात संयंत्र है किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था, तो दुर्गापुर हुआ था ब्रिटेन के सहयोग से, इसे याद रखना है द्रविड़, यानी कि दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से। और भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वो स्थापित हुआ था रूस के सहयोग से, इसे याद रखना भीरू, यानी कि भिलाई इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। और राउरकेला वो जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था, इसे याद रखना राज, यानी कि राउरकेला जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था। एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है जो कि इतना इंपॉर्टेंट है कि रेलवे, एनटीपीसी, बिहार एसएससी सीजीएल और बीपीएससी में ये लगातार ये पिछले जो एग्जाम हुआ सब में क्वेश्चन पूछा गया था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है और पहली पंचवर्षीय योजना है वो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। तो ये दोनों आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। पहली पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है और दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, ये याद रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, ठीक है। यह है कि किस सुल्तान ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि सती प्रथा को प्रतिबंधित किसने किया, तो वहाँ ऑप्शन में अगर लॉर्ड विलियम बेंटिंग है तो वो आंसर देना आपको, ठीक है। सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था विलियम बेंटिंग ने, ये ध्यान रखना है। और कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे बाजार नियंत्रण व्यवस्था को किसने लागू किया, अकबर ने किया था। एकता प्रणाली का प्रारंभ किसने किया, इल्तुतमिश ने किया। और एक क्वेश्चन मालूम, जैसे कि यह है क्या, सती प्रथा। इसी तरह आएगा आपको दास प्रथा, ठीक है। तो दास प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया था, तो उसको किया था लॉर्ड एलनबरो ने। दास प्रथा को समाप्त किया था, हुआ था 1843 में, 1843 में हुआ था दास प्रथा का समाप्त हुआ था, उस समय काल था लॉर्ड एलनबरो को। और सती प्रथा को जो हुआ था 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी, तो इसका करेक्ट आंसर है अकबर के शासनकाल में लिखा गया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है कि तुलसीदास किसके समकालीन थे, तो तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसके काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो अकबर के काल को है ना हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसी तरह क्वेश्चन आता है कि चित्रकला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, किसके काल को, तो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ अकबर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो सबको यहाँ देखेंगे। जैसे अकबर किस वंश का शासक है, तो ये है अकबर है मुगल वंश का शासक है, ठीक है। मुगल वंश का संस्थापक कौन है, बाबर है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर का जन्म कब हुआ था, तो 1542 में हुआ था। अकबर के बारे में एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा मुगल शासक अनपढ़ था यानी अशिक्षित था, तो वो था अकबर, ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कितने वर्ष की आयु में अकबर सम्राट बना, तो 13 वर्ष की आयु में अकबर सम्राट बना था। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है अकबर से कि अकबर का अभिरक्षक कौन था, तो अभिरक्षक था बैरम खां, और राजस्व मंत्री कौन था, तो वो टोडरमल था। ध्यान रखना है अकबर का अभिरक्षक था बैरम खां और अकबर का राजस्व मंत्री कौन था, वो टोडरमल था, ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था 1556 में, उसमें अकबर ने किसे हराया था, तो अकबर ने हेमू को हराया था, ये ध्यान रखना है। अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अच्छा, दीन ए इलाही किसने प्रारंभ किया, तो अकबर ने। झरोका दर्शन किसने शुरू किया, तो वो भी अकबर ने। नवरत्न किसके दरबार में रहता था, तो अकबर और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था,
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब ने लगाया था। ठीक है, अब औरंगजेब से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आता है किस शासक को जिंदा पीर कहा जाता है, तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। ठीक है, न्याय की जंजीर के लिए कौन मशहूर था, तो वो जहांगीर था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है कि गुरु अर्जुन देव को किसने हत्या करवाया था, तो जहांगीर ने करवाया था, और एक सिख गुरु थे तेग बहादुर की हत्या किसने करवाया, तो औरंगजेब ने करवाया। तो कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन, इसलिए दोनों को साथ में याद रखना है। देखिए फिर से समझिए, जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को, और न्याय की जंजीर के लिए फेमस कौन था, जहांगीर। गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाया था जहांगीर, और गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाया था औरंगजेब। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर प्राप्त अशोक के अभिलेख के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, लौरिया नंदनगढ़ है। ठीक है, लौरिया नंदनगढ़ है से अशोक के अभिलेख के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है। ठीक है, ये लौरिया नंदनगढ़ है कहाँ मालूम, तो ये है चंपारण में, बिहार में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, ये अशोक के बारे में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है सबको यहाँ देखेंगे। दोस्तों अभी फेस्टिवल का मौसम है, तो फेस्टिवल का है, तो अभी क्या बैकग्राउंड में अभी पटाखों की आवाज़ आती होगी, तो इसलिए डिस्टर्ब थोड़ा होता होगा। तो अब बात करते हैं अशोक के बारे में। ठीक है, अशोक किस वंश का शासक है, तो ये मौर्य वंश का शासक है। ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, एक क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे एनटीपीसी में कि अशोक किसका पौत्र है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पौत्र मतलब होता है पोता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। कई लोग कंफ्यूज हो गए थे, तो बिंदुसार भी टिक करके आ गए थे कि पुत्र समझ लिए थे, तो ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता है अशोक। ऐसे समझिए कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र है अशोक। ठीक है, एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट कई बार एग्जाम में पूछा गया कि सांची का स्तूप किसने बनवाया, तो अशोक ने बनवाया। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ। अब नया एक क्वेश्चन फिर पूछा जाने लगा कि धामेक स्तूप को किसने बनवाया, तो आपको ध्यान रखना है धामेक स्तूप को भी अशोक ने बनवाया। देखिए, सांची का स्तूप को भी और धामेक स्तूप दोनों को अशोक ने बनवाया। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में और धामेक स्तूप उत्तर प्रदेश में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में, तो कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन आता है कि अशोक का नाम जो है ना किस शिलालेख में मिलता है, तो अशोक का नाम जो है ना मास्की और गुर्जरा अभिलेख में मिलता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है कि जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में ये कहा जा सकता है कि जनता के पास जो मुद्रा है ना वो बैंकों में जमा से कम है। इसका आंसर ए हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन आता है कि भारत का प्राचीनतम मुद्रा कौन सा है, तो वो कहलाता था आहत मुद्रा, ये ध्यान रखना है, आहत मुद्रा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो वित्त सचिव का होता है। ठीक है, भारत का वित्त सचिव का 1 रुपये के नोट पर होता है। बाकी जो नोट होता है उस पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, बैंक नोट प्रेस कहाँ है, तो देवास में है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 10। विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। नेक्स्ट है कि वो जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वो वन कौन से हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है वो मैंग्रोव वन है। ठीक है, मैंग्रोव वन से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो वो सुंदरवन का डेल्टा है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा किसने कहा था, तो इसका करेक्ट आंसर है मेगास्थनीज ने कहा था। ठीक है, पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा मेगास्थनीज ने कहा था। अब पाटलिपुत्र यहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं जो पूछा जाता है वो ध्यान रखना है। जैसे पाटलिपुत्र को किसने बसाया, ये क्वेश्चन आता है, तो पाटलिपुत्र शहर की स्थापना उदयन ने किया था। ठीक है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो बीपीएससी में पूछा हुआ है कि पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया, तो शेरशाह सूरी ने बनाया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, सासाराम में है, ये ध्यान रखना है। अब रही बात यहाँ ह्वेनसोंग की, ह्वेनसोंग है ऑप्शन में, तो ह्वेनसोंग से क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि ह्वेनसोंग किसके समय भारत आया, तो हर्षवर्धन के समय भारत आया। और फाहियान किसके समय आया,
तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। ठीक है, कभी कन्फ्यूजन ना हो तो इसे याद रख लीजिए। ह्वेनसोंग हर्षवर्धन, ह्वेनसोंग हर्षवर्धन के समय आया। अब फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। मेगास्थनीज से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इंडिका के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज है। इसे याद कैसे रखना है, इंडिका को इंडिया से रिलेट करिए। इंडिया में मेगास्थनीज को मेगा खनिज बोलिए जैसे, तो इंडिया में मेगा खनिज है, तो इसका मतलब हो गया कि इंडिया में मेगा खनिज है, तो ऐसे रिलेट कर लेना है कि इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है 3 भागों में बांटा गया है। उसका नाम है अम्बरा, पेनम्बरा और एटम्बरा, ये 3 नाम है। ठीक है, अब चंद्र ग्रहण से एक क्वेश्चन आता है कि चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाएगा ना तो चंद्र ग्रहण लगता है, यानी कि चंद्रमा नहीं दिखेगा, क्योंकि चंद्रमा जो प्रकाश लाइट करता है वो सूर्य के प्रकाश से ही करता है। सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके वो प्रकाश होता है, चंद्रमा के पास कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। तो जब पृथ्वी बीच में आ जाएगा ना तो चंद्रमा क्या अंधेरा हो जाएगा, तो वो चंद्र ग्रहण वैसे लगता है। ठीक है, ऐसे समझ लेना है। तो यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगा तो चंद्र ग्रहण। और सूर्य ग्रहण कब लगता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाएगा, यानी कि सूर्य की किरणें को चंद्रमा रोक लेगा। ठीक है, तो पृथ्वी पे नहीं आएगा, तो पृथ्वी क्या होगा, पृथ्वी फिर लाइट नहीं करेगा, अंधेरा दिखने लगेगा, तो वो सूर्य मतलब ढक जाएगा। ठीक है, पृथ्वी से जब हम लोग देखेंगे तो वो सूर्य ढक जाएगा चंद्रमा से। ठीक है, तो वो सूर्य ग्रहण होगा। ठीक है, यानी फिर ऐसे समझिए कि सूर्य ग्रहण कब होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पृथ्वी की एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो वो है चंद्रमा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1937 में लाया गया था शिक्षा की वर्धा योजना। अब 1937 है, अब क्या है, ईस्वी वाला क्वेश्चन है। ईस्वी वाला जब भी कोई क्वेश्चन है तो कोशिश करिए कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें रिलेट कर दीजिए ताकि आपको याद रहे, क्योंकि ईस्वी वाला बहुत सारा क्वेश्चन है, एक एक करेंगे कई भूल जाते हैं, तो इसलिए एक रिलेट जब कर लेते हैं ना 1-2 क्वेश्चन तो याद रहता है। ठीक है, 1937 में कौन महत्वपूर्ण घटना का याद कर सकते हैं, तो एक क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ था वो कब हुआ था, तो 1937 में ही हुआ था, फैजपुर अधिवेशन महाराष्ट्र में, ये ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला गांव में अधिवेशन जो हुआ था 1937 में ही हुआ था, फैजपुर अधिवेशन, फैजपुर गांव का नाम है, एक महाराष्ट्र में है, ये ध्यान रखना है। अब रही बात शिक्षा की, यहाँ से एक क्वेश्चन ये आता है कि शिक्षा का अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21 के को में है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, तो 2002 में, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन आता है कि शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम लागू हुआ था 2002 में कि कितने वर्ष तक के आयु को बच्चे को ना मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, लेकिन यहाँ पूछा अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 8 मार्च को, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब ऑप्शन में दिया हुआ दिवस वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए देखते हैं कि 14 अक्टूबर यहाँ ऑप्शन है। 14 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व मानक दिवस। 24 अक्टूबर को ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र जो स्थापना दिवस मनाया जाता है, UN स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 31 अक्टूबर को है इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर है ये गुप्त वंश के काल में हुआ था महाबोधि मंदिर का निर्माण। ठीक है, अब महाबोधि मंदिर कहाँ है, गया में। ठीक है, गया में एक और है मंदिर जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गया में विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। ठीक है, अब यहाँ गुप्त वंश के बारे में आया, तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, श्रीगुप्त है। एक क्वेश्चन आता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर में भी ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसी तरह एक और क्वेश्चन याद रखना है कि जीएसटी कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ करंट अफेयर की दृष्टि से कुछ क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है। योजना आयोग के स्थान पर जो नीति आयोग बना है, अब नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो कौन है? नरेंद्र मोदी है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है ना, वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और नीति आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी है। और नीति आयोग का CEO कौन है? तो सुब्रमण्यम, आर सुब्रमण्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हदीस है, तो हदीस क्या है? हदीस एक है ना मोहम्मद साहब के कथनों और उनके जीवन से संबंधित घटनाओं का संग्रह है, ठीक है, जो कि ऑप्शन में है नहीं ये दिया हुआ। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि कबीर के उपदेश शबद है ना, शबद जो है कबीर का उपदेश एक शबद, ये कहाँ मिलता है मालूम? ये मिलता है सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित है, ठीक है। एक है कबीर के बानी का संग्रह, वो किस नाम से प्रसिद्ध है? तो बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। बीजक के लेखक कौन है? कबीर दास, ये ध्यान रखना। ये कबीर के बानी का संग्रह है बीजक, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, रामचरितमानस की रचना किसने किया? तुलसीदास ने किया। और रामायण की रचना ये वाल्मीकि ने किया था, ये ध्यान रखना है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य यानी कि कौटिल्य। और महाभारत के लेखक कौन है? तो वेद व्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः निम्न में से किस में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये ऋग्वेद में पाया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि शूद्र का उल्लेख किस मंडल में है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए पुरुष सूक्त में ना समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है। मुख से बोता है, मुख से ब्राह्मण, और भुजा से क्षत्रिय, जांग से वैश्य, और पैर से शूद्र की उत्पत्ति बताया गया है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है गुलबर्गा, यानी कि बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी गुलबर्गा थी। अच्छा, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया था। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरियाना गर्त देश में स्थित है, तो ये कहाँ है? प्रशांत महासागर में, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो ये मरियाना गर्त ही है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये प्रशांत महासागर में है, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वो प्रशांत महासागर है। सबसे छोटा महासागर वो आर्कटिक महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों के 1983 के विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच का निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया था? तो मैन ऑफ द मैच किसे मिला था? ये मिला था मोहिंदर अमरनाथ को मिला था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और करंट अफेयर में अभी ध्यान रखना है, जो 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है उसका जो मैन ऑफ द मैच कौन बना मालूम? ट्रेविस हेड बना, ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है, ट्रेविस हेड। और मैन ऑफ द सीरीज कौन बना 2023 का वर्ल्ड कप का? तो विराट कोहली बना था, ठीक है। 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप का विजेता कौन रहा? तो ऑस्ट्रेलिया, और उपविजेता भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई? इसका करेक्ट आंसर है ये तारापुर में हुआ था। भारत का प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन तारापुर में, तारापुर का महाराष्ट्र में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर की स्थापना कब हुआ था? 1956 में हुआ था। देखिए ये न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन है, ठीक है। और ये क्या है? भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर की स्थापना 1956 में हुआ था, अप्सरा के नाम से। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का पहला जो न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था? तो अप्सरा था, ठीक है। अच्छा, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1974 में हुआ था, पोखरण में, ठीक है। और किस नाम से जाना जाता है उसे? तो इस्माइल बुद्धा के नाम से जाना जाता है। और भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो वो है आर्यभट्ट, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, ये कल्पक्कम जो है न्यूक्लियर रिएक्टर ये किस राज्य में? तो कल्पक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। नरोरा कहाँ है? तो वो है यूपी में, ये ध्यान रखना है। तारापुर हो गया महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 कि बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है महामाया प्रसाद सिन्हा, ये बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थे। लेकिन बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो श्री कृष्ण सिंह थे, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है
कि स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो वो जयराम दास दौलतराम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 1784 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। इसी टाइप के क्वेश्चन याद रखना है आपको। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया? तो ज्योतिबा फूले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो ये है अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है, ये ध्यान रखना है। भारत राज्यों का संघ है, ये किस अनुच्छेद में कहा गया? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में ये भाग 1 में दिया हुआ है। ठीक है, और अनुच्छेद 1 से 4 तक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये होगा अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में होगा। 2026 का फीफा वर्ल्ड कप ये अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में होगा। दोस्तों, ये आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी बड़े खेल है, जैसे कि फीफा वर्ल्ड कप हो गया, ओलंपिक हो गया, राष्ट्रमंडल खेल हो गया, तो जो बड़ा टूर्नामेंट है ना, उसका पिछला बार कब हुआ और आगे कब होगा, ठीक है, ये आपको दोनों याद रखना है। ठीक है, ये दोनों एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 तो होगा अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको तीनों देश में होगा, लेकिन 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था कतर में। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था? कतर में हुआ था। और आपको याद रखना है, जैसे ओलंपिक 2020 का जो 21 में हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। ठीक है, फिर 2024 का कहाँ होगा ओलंपिक खेल? वो होगा पेरिस में। ठीक है, तो जो 2020 और 24 में चल रहा है ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है। ठीक है, एक क्वेश्चन एसएससी सीजीएल जो सेंट्रल लेवल का है उसमें पूछा गया था कि शीतकालीन ओलंपिक 2026 कहाँ होगा? तो एग्जाम में ये पूछा हुआ, ध्यान रखना है। तो शीतकालीन वाला भी याद रखना है, 2026 होगा इटली में, और 2022 का हुआ था चीन के बीजिंग में हुआ था शीतकालीन ओलंपिक, ध्यान रखना है। ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक 2022 बीजिंग में हुआ था और 2026 इटली में होगा। अच्छा, राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था। राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ये खेल करवाने से इनकार कर रहा है, तो अभी डिसाइड नहीं हुआ कि कहाँ होगा, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम को रोकने का प्रयास किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 23 में। ठीक है, इसी टाइप का एक है कि अनुच्छेद 24 है कि उसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे कि 14 वर्ष तक के बच्चों को जोखिम वाले काम पर नहीं लगाया जा सकता, यानी कि कारखानों पर बच्चों का प्रतिबंध लगाया गया, वो किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 24 में है। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, और मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम को रोकने के लिए ये अनुच्छेद 23 में है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि ये सब है कहाँ से है? तो वो ये मौलिक अधिकार का बात है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में है, और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया? अमेरिका से। मौलिक अधिकार कितना है वर्तमान में? तो 6 है, पहले कितना था? 7। तो एक कौन था? संपत्ति का अधिकार, जो कि अब एक विधिक अधिकार बन गया है, तो वर्तमान में 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन आप किसे संबोधित करते हैं? तो निम्न सदन किसे कहा जाता है? सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो निम्न सदन जो संघ का होता है, यानी कि केंद्र का, वो होता है निम्न सदन किसको बोलते हैं? लोकसभा को। और उच्च सदन किसको बोलते हैं? राज्यसभा को। ठीक है, और जैसे कि राज्य विधानमंडल में अगर पूछे थे आपसे कि निम्न सदन किसे कहेंगे, तो विधान सभा को कहेंगे निम्न सदन, और उच्च सदन कहेंगे विधान परिषद को। ठीक है, अच्छा, लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो हुआ था 1952 में। 1952 में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों का गठन हुआ था, तीनों को एक साथ बताते हैं। लोकसभा का गठन 1952 में, राज्यसभा का 1952 में, और राष्ट्रीय विकास परिषद जो परिषद संगठन है उसकी स्थापना भी 1952 में हुआ था। फिर से समझिए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रीय विकास परिषद, ये तीनों का स्थापना 1952 में हुआ था। ठीक है, अच्छा, संसद किस अनुच्छेद में? तो संसद का गठन है ना, ये है अनुच्छेद 79 में, और राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद में? 80 में, और लोकसभा का है 81 में। तो इसे याद रखना है आसानी से। अनुच्छेद तीनों देखिए लगातार है, 79, 80, 81, और इसे एक शब्द याद रखना, सरल, है ना, संसद, राज्यसभा, लोकसभा। अनुच्छेद कितना है? 79, 80, 81। तो ऐसे याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के वे पहले उपराष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी वो कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है वो कृष्णकांत जी थे ना, ऑप्शन नंबर ए। कृष्णकांत जी जो पहले उपराष्ट्रपति थे जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। अच्छा, राज्यसभा का सभापति कौन सा होता है? तो वो होता है उपराष्ट्रपति। ये ध्यान रखना है। वर्तमान में भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2023 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है पहला स्थान हासिल किया है। किस चीज़ में? तो 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2023 में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि 34वां जो अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2023 कहाँ हुआ था? तो ये संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। एक क्वेश्चन और याद रखना है कि 35वां जो होगा अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 वो कहाँ होगा? तो वो होगा कजाकिस्तान में। ये ध्यान रखना, कजाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो पंचायती राज कौन सी अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में। ये ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, पंचायती राज जैसी पढ़ेंगे ना तो साथ में नगर पालिका का दोनों पढ़ेंगे। देखिए ये क्या लाटेस्ट जो 12 अनुसूची है संविधान में, तो लाटेस्ट वाला जो है 11वीं और 12वीं अनुसूची में यही दोनों है, पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका है। तो पंचायती राज व्यवस्था 11वीं अनुसूची में, नगर पालिका 12वीं अनुसूची में। पंचायती राज कौन सा संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था? तो ये 73वां है पंचायती राज, और नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन के तहत। तो ये ऐसे याद रखना है आपको। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था कब लागू किया गया था? तो 24 अप्रैल 1993 में, और इसी 24 अप्रैल से पंचायती राज दिवस मनाया जाने लगा। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक शोषण विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से किसने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, देखिए ये जो सर्वोदय योजना है ना, इस टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे सर्वोदय योजना किसने प्रारंभ किया? तो जयप्रकाश नारायण ने। जन योजना किसने बनाई? तो एम.एन. राय ने। गांधीवादी योजना किसने बनाई? तो श्रीमन नारायण ने। ठीक है, और बॉम्बे प्लान किसने तैयार किया? तो ये बम्बई के 8 उद्योगपतियों ने। ये 4 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, फिर से समझिए, सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण, जन योजना एम.एन. राय, गांधीवादी योजना श्रीमन नारायण, और बॉम्बे प्लान बम्बई के 8 उद्योगपतियों ने बनाया था। ठीक है, अच्छा सर्वोदय योजना ये जयप्रकाश नारायण से। जयप्रकाश नारायण से और जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको भी ध्यान रखेंगे, जैसे कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। लोक नायक किसे कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को। ठीक है, अच्छा इंडियन सिविल सर्विस के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ठीक है, भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस को। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब रही बात ये सब ऑप्शन में जो दिया हुआ उसके बारे में, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को, और विश्व विरासत दिवस ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्पर्धा में कीमत का लेन देन आप किसे मानते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फर्म को पूर्ण स्पर्धा में कीमत का लेन देन माना जाता है। ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो पूर्ण प्रतियोगिता होता है ना, ये बाजार के उस रूप का नाम है जिसमें विक्रेताओं की संख्या की कोई सीमा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भूटान की मुद्रा क्या है? तो भूटान की मुद्रा है नगुल्ट्रम। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भूटान की मुद्रा क्या है? नगुल्ट्रम। भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी थिम्पू। और अब पड़ोसी देश जितना है सबका मुद्रा आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ भूटान के पूछा है, आपको नेपाल के क्या मुद्रा का नाम? रुपया। बांग्लादेश का टका। म्यांमार की मुद्रा का नाम कयात। चीन की मुद्रा का नाम युआन या तो रेनमिनबी। पाकिस्तान का रुपया। अफगानिस्तान का अफगानी, और श्रीलंका का रुपया क्या नाम है? मुद्रा का रुपया ही नाम है। ठीक है, और मालदीव का रुफिया। रुफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उस राजा का नाम जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर है ये मलिक काफूर जो है ये खिलजी वंश से संबंधित नहीं था, क्योंकि ये मलिक काफूर है ना अलाउद्दीन खिलजी का सफल सेना नायक था, जिसे 1000 दिनार में गुजरात अभियान में खरीदा था। ठीक है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? तो वो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, अब देखिए एक खिलजी जो सल्तनत के बारे में आया, एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत पर कितने वंश के शासकों ने शासन किया? तो 5 वंश का शासक ने शासन किया। ठीक है, और इसमें क्रम से भी पूछ लिया जाता है कि पहले शासक कौन था, उसके बाद कौन सा था। तो आपको क्रम से याद रखना है। वो 5 वंश कौन कौन सा था? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। ठीक है, ये आसानी से याद रहे तो कैसे याद रखना है? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ठीक है, इसे याद रखना है। एक लाइन याद रखना है, गुलाब खिले तो सांस लो। एक लाइन याद रखना है, गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब यानी गुलाम वंश, खिले यानी खिलजी वंश, तो यानी तुगलक वंश, सांस लो यानी सैयद वंश, लोदी वंश। और इसका संस्थापक भी पूछा जाता है। जैसे गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। अगर पूछे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है तो वो इल्तुतमिश है। ठीक है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? तो ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हो गया। और तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? तो गयासुद्दीन तुगलक है, इसे याद रखना है। और सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां है और लोदी वंश का बकलो लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। अंग्रेजों ने सिक्के ढालने की टकसाल सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ये कोलकाता में किया था। ठीक है, अच्छा भारत में ये सिक्के ढालने की जो टकसाल है कितना है टोटल? तो 4 है। ठीक है, वो कौन कौन से कहाँ कहाँ पर है? तो है मुंबई में, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता और नोएडा। ठीक है, कहाँ कहाँ? मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा, ये 4 जगह। इसे याद कैसे रखना है? देखिए इसको बोलना है, एक शब्द बोलना महकना। ठीक है, महकना। महकना मतलब ये क्या हो गया? 4 टकसाल जहाँ सिक्का ढाला जाता है। महकना यानी कि मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, 9 से नोएडा। ठीक, तो इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहाँ जंगली गधों का एकमात्र अभ्यारण्य स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये गुजरात में है। ठीक है, यहाँ इस टाइप के एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो कि पूछा जाता है कि ये जो पहले तो ये समझिए कि जो एकमात्र है ना जंगली गधों का, ये जो है ये कहाँ है? ये गुजरात के कच्छ के रण में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है गिर राष्ट्रीय उद्यान, वो भी गुजरात में। ठीक है, और एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान वो काजीरंगा असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। अच्छा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ है? उत्तराखंड में। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि बीपीएससी में भी पूछा गया है कि बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ है? तो वो पश्चिम चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेल 2022 पदक तालिका में भारत कुल कितने पदक के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 61 पदक राष्ट्रमंडल 2022 में भारत ने जीता था। 61 में कौन क्या क्या था? 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। राष्ट्रमंडल 2022 कहाँ हुआ था? इंग्लैंड के बर्मिंघम में। 2026 में कहाँ होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में होना प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये पंजाब में नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, अरावली पर्वत से दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो ये अरावली पर्वत ही है। ठीक है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो वो गुरु शिखर है। इसे याद कैसे रखना है? देखिए कोई भी पहला नंबर तो ये है कि सबसे प्राचीन है। ठीक है, तो प्राचीन कोई भी चीज़ अगर होता है ना तो उसको ना गुरु जैसा समझने लगते हैं कि प्राचीन है, पुराना है, बड़े हैं तो गुरु जैसा है। तो इसलिए सबसे प्राचीन पर्वत जो अरावली है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? गुरु शिखर है। तो इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? तो ये पेश करता है लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, अब लोक लेखा समिति में कितना सदस्य होता है? तो 22 सदस्य होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए संसद का 3 महत्वपूर्ण समिति होता है। एक लोक लेखा समिति,
एक होता है सरकारी उपक्रम समिति, एक प्राक्कलन समिति। तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होता है, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, ठीक है। उसी तरह सरकारी उपक्रम समिति में भी यही होता है, 22 सदस्य होता है टोटल, और 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। लेकिन एक है प्राक्कलन समिति, इसमें 30 सदस्य होता है, ठीक है। प्राक्कलन समिति में 30 के 30 होता है, केवल लोकसभा से होता है। डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि किस समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होता है, तो प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा का सदस्य होता है, वो भी 30 सदस्य होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत उच्चतम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये मिजोरम में सबसे ज़्यादा ईसाई की जनसंख्या है, ठीक है। अब इस यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ईसाइयों का पवित्र धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो बाइबिल है। हिंदू का कौन सा है? वेद है। और मुस्लिम का है कुरान। और पारसियों का जो है पवित्र ग्रंथ कौन सा है? जैन अवेस्ता। और सिख का जो है, सिखों का कौन सा है पवित्र ग्रंथ? तो वो है गुरु ग्रंथ साहिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 7 में, ठीक है। नागरिकता किस भाग में है? तो नागरिकता है भाग 2 में है, ठीक है। और अनुच्छेद 5 से 11 में है, ठीक है। और भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। और भारत की जो एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इंग्लैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है? तो भारत रत्न की जो आकृति होती है ना, वो है पीपल के पत्तों के समान होती है, ठीक है। अब भारत रत्न से एक इम्पोर्टेंट ध्यान चीज़ रखना है कि जो भारत का है ना सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत का है ये भारत रत्न ही है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? तो 1954 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। भारत रत्न सर्वप्रथम किसे दिया गया? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया। साथ में 2 और लोगों को मिला था 1954 में ही। तो 3 को साथ मिला था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन को मिला था, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि मरणों उपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न किसे मिला? लाल बहादुर शास्त्री को। भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मोर्ले मिंटो सुधारों की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो मोर्ले मिंटो सुधार जो आया था 1909 में आया था। इसी तरह एक है कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, वो आया था 1919 में, ठीक है। और 1909 से जो है एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे कि जो मुस्लिम लीग को है ना प्रथम जो पृथक निर्वाचन की प्रावधान हुआ था वो कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग के लिए पृथक जो अलग निर्वाचन की प्रावधान 1909 में ही हुआ था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवनिर्मित संसद भवन में कुल कितने सांसद को बैठने की क्षमता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 1272 सांसद को बैठने की क्षमता है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ करंट अफेयर के भी क्वेश्चन याद रखेंगे और जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि नई संसद भवन का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा किया गया था। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया, ठीक है। अब नया संसद भवन का वास्तुकार कौन है? तो वो बिमल पटेल है। अच्छा, पुराना जो संसद भवन था उसका वास्तुकार कौन था? तो एडविन लुटियंस, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि जो पुराना संसद भवन है ना, उसका अब है ना नाम जो है वो संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य के समुद्री क्षेत्र में एकत्र किए गए तलछट के नमूनों में दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये गुजरात में मिला है, ठीक है। अब वेनेडियम की परमाणु संख्या कितना है? तो 23 है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अगले दिन पारंपरिक रूप से नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया? सिंपल आपको ध्यान रखना है, नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है। अब उड़ीसा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है, जैसे महोत्सव से ही कलिंग महोत्सव भी उड़ीसा में मनाया जाता है, कोणार्क नृत्य महोत्सव, राजा परबा महोत्सव, रथ यात्रा महोत्सव और छऊ महोत्सव, ये सभी उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है उड़ीसा से कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। रथ मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है।
और लिंगराज मंदिर कहाँ है, वो भी उड़ीसा में है, ठीक है। अच्छा, सर्वाधिक लोहा का उत्पादक राज्य कौन सा है, उड़ीसा है। हालांकि सर्वाधिक भंडारण जो लोहा का है वो कर्नाटक में है, लेकिन उत्पादन में पूछे तो वो है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 मार्च 2023 को नाटो संगठन का नया 31वां सदस्य राष्ट्र कौन बना है, तो ये फिनलैंड बना है, ठीक है। नाटो का 31वां सदस्य बना फिनलैंड। अब नाटो के बारे में जानते हैं, नाटो का स्थापना कब हुआ था, 1949 में, नाटो 1949 ऐसे याद रख लेना है। और नाटो का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स, ठीक है। अब रही बात फिनलैंड की, फिनलैंड से एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में प्रथम देश कौन सा है, तो वो फिनलैंड है, ठीक है। लगातार छठी बार है ना फिनलैंड विश्व खुशहाली सूचकांक रिपोर्ट में पहले स्थान पर है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर है कोबाल्ट ऑक्साइड से मिलता है, ठीक है। अच्छा, कांच में गहरा काला रंग किससे मिलता है, तो रजत ब्रोमाइड से मिलता है, ये ध्यान रखना है। और फेरस सल्फेट हो ना, एक होता है फेरस सल्फेट का प्रयोग है ना स्याही बनाने, मोहर लबन का एवं रंग उद्योग में किया जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके बनने के कारण होता है, तो दूध का जो खट्टा आता है वो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, ठीक है। अब लैक्टिक अम्ल से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दौड़ने के बाद यानी कि धावक को जो है ना मांसपेशियों में थकावट होने वो किसके जमा होने के कारण होता है, तो लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण ये थकावट महसूस होता है, ठीक है। अच्छा, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। और जो टमाटर में एक ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, और इमली में टॉर्टेरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य उत्तरदायी है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ठीक है। ये क्या है, ओजोन परत के संरक्षण जो ह्रास के लिए उत्तरदायी है। और यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान रखना है, रासायनिक द्रव्य पूछा है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। और ओजोन के बारे में जब भी आपके पास क्वेश्चन आए ना, तो ओजोन से संबंधित 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो कि रिवीजन कर लेना चाहिए तुरंत। जैसे ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो ओजोन संरक्षण से है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, नाइट्रस ऑक्साइड, ये क्या है, हंसाने वाली गैस है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। अच्छा, हंसाने वाली गैस की खोज किसने किया, इसका एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है प्रिस्टले। ऑक्सीजन की खोज किसने किया, ये भी प्रिस्टले ही नहीं किया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार गैस कौन सा है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ध्यान रखना है। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है, तो वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नाइट्रोजन ऑक्साइड है, NO2 है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। और एक क्वेश्चन मालूम एक बार पूछा गया था रेलवे में कि ताजमहल का जो रंगों की क्षति का कारण कौन सा है, क्या है मालूम, तो वो है अम्लीय वर्षा। और अम्लीय वर्षा, अगर ऑप्शन में अम्लीय वर्षा है तो वो टिक कर देंगे, अगर नहीं तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड है तो वो वाला टिक करेंगे, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक जादू नाम जावेद अख्तर एक सफ़र के लेखक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर है अरविंद मंडलोई है, ठीक है। अब यहाँ अमित त्रिपाठी है, तो इनसे भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे पुस्तक, जिससे वार ऑफ लंका के लेखक कौन है, ये अमित त्रिपाठी है। और महाकुंभ ए स्पिरिचुअल जर्नी के लेखक कौन है, जीवेश नंदन जी है। और एक है कि इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज, इसका लेखक कौन है, तो शुभ्रा गुप्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये यूरिया है, ठीक है। अब यूरिया से क्वेश्चन आता है कि पहला जो संश्लेषित जो है वो कौन सा है, यौगिक अकार्बनिक यौगिक, तो वो है यूरिया, ठीक है। यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है, तो वो ध्यान रखना है आपको 46% नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। यूरिया का सूत्र से मालूम BPSC में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, आपको ध्यान रखना है यूरिया का सूत्र क्या है, NH2CO NH2। ऑप्शन में मालूम क्या दिया हुआ था, जैसे एक ऑप्शन में दे दिया N, एक में NH, एक में NHC, एक में NHCO, तो आपको ध्यान रखना ये चारों यूरिया में पाया जाता है ना, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। इसका सूत्र है NH2CO NH2। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से किसे फूल्स गोल्ड के रूप में जाना जाता है, यानी कि मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है। तो इसके करेक्ट आंसर है ये Fe2 यानी कि आयरन पायराइड को मूर्खों का सोना कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, बेकिंग सोडा किसे कहा जाता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। धोबन सोडा का, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। और लाफिंग गैस का, जो हंसाने वाली गैस का है, उसका रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है? तो वो कहलाता है पोषी स्तर। पोषी स्तर, विशिष्ट स्थिति जो है वो पोषी स्तर कहलाता है। यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक क्वेश्चन है कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का कितना प्रतिशत स्थानांतरण होता है, यानी कि पहुँचता है? तो 10%, ये ध्यान रखना है। ठीक है। एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था कि ऊर्जा का जो प्रवाह का 10% नियम किसने दिया था? तो लिंडमैन ने दिया था, ये ध्यान रखना है ना। लिंडमैन ने ऊर्जा का 10% नियम लिंडमैन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थैलीसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये रुधिर को प्रभावित करती है। ठीक है। आनुवांशिकी का जनक कौन है? ग्रेगरी मेंडल है। अब रुधिर से एक क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन एक तरल संयोजी उत्तक है? तो रुधिर एक है, तरल संयोजी उत्तक है, ये ध्यान रखना है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, यह क्षारीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ समान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए क्या होता है? वेग समय ग्राफ रेखिक होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल का वैद्युत अपघटन डैश का उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। जल का वैद्युत अपघटन वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की आवृत्ति यानी कि एन, तरंगदैर्घ्य लैम्डा और चाल भी के बीच क्या संबंध है? तो इसका करेक्ट आंसर है जो ये ध्वनि की आवृत्ति बराबर होता है चाल बटे तरंगदैर्घ्य, यानी कि n बराबर v बाई लेमडा। ठीक है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो आवृत्ति है इसका एसआई मात्रक क्या है? तो आवृत्ति का एसआई मात्रक है हर्ट्ज, और तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है? एंगस्ट्रॉम, और चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना। ठीक है। तो ऑप्शन ए और ए को किस में मिलेगा? ठीक है। जैसे हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दाब का सिद्धांत पास्कल ने दिया था। गति के जड़त्व का सिद्धांत किसने दिया? तो गैलीलियो ने दिया था। और सौर प्रणाली का जो हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत किसने दिया? कोपरनिकस ने दिया था। और गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम न्यूटन ने दिया था। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मिलान करने वाला है कि एक फर्मी बराबर कितना होता है? तो एक फर्मी बराबर होता है 10 के पावर माइनस 15 मीटर, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर हो जाएगा 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर, और एक पारसेक बराबर होगा 3.08 गुना 10 के पावर 16 मीटर। ठीक है। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्नोटाइट किसका अयस्क है? तो इसका करेक्ट आंसर है यूरेनियम का अयस्क है। ठीक है। कार्नोटाइट यूरेनियम का अयस्क है। इसी तरह इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? ये कई बार रिपीट हुआ है। तो पिच ब्लेंड है ना, यूरेनियम का ही अयस्क है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड है। ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। और थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संतृप्त वसा अम्ल छांटिए। तो इसका करेक्ट आंसर है संतृप्त वसा अम्ल में एसिटिक अम्ल भी आता है और पोमेटिक एसिड भी आता है, यानी इसका आंसर हो गया ए और बी। फॉर्मिक एसिड से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चींटी के डंक में या तो बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मम्स है। तो मम्स क्या है? तो ये एक विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग है। मम्स मतलब होता है गलसुआ। ठीक है। इसका हिंदी होता है गलसुआ। अच्छा, विषाणु द्वारा कुछ रोग आपको याद रखना है।
जैसे विषाणु द्वारा होता है चेचक, किसके कारण? विषाणु के द्वारा, जैसे चेचक, चिकन पॉक्स, खसरा, गलसुआ यानी कि मम्स, एड्स, पीत ज्वर, इन्फ्लुएंजा, डेंगू और रेबीज, पोलियो, ये सब विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। अच्छा, विषाणु की खोज किसने किया? तो इवानोवास्की ने किया। बैक्टीरिया की खोज किसने किया? ल्यूवेनहॉक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करने वाला, जैसे सर्दी किसके कारण होता है? तो सर्दी होगा आपको वायरस के कारण, ठीक है, वायरस से होता है। और फाइलेरिया जो होता है वो परजीवी कृमि से होता है, और मलेरिया जो होगा वो परजीवी प्रोटोजोआ से होता है, और आंत ज्वर जो है वो बैक्टीरिया से होगा। तो ये ध्यान रखना है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम है? तो क्लोरेला शैवाल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है? क्लोरेला शैवाल है। अरे शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी, और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। इसे याद कैसे रखना है? साफ काम। अब ये दोनों जब भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा आपको आसानी से बन जाएगा। साफ काम, कभी कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। ठीक है, साफ काम यानी शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से उत्पन्न गैस होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है एसिटिलीन गैस उत्पन्न होता है। ठीक है, एसिटिलीन गैस से एक क्वेश्चन आता है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 70। कुछ ऑटोमोबाइल्स में पीले रंग के अतिरिक्त हेडलाइट्स क्यों लगे रहते हैं? तो ये इसलिए लगा रहता है कि पीला प्रकाश कोहरे को भेद देता है तथा कोहरे भरी रात में मार्ग को प्रकाशित रखता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में शामिल है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये लाइम, सिलिका और एल्यूमिना से सीमेंट बनाया जाता है। ठीक है, सीमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? तो जिप्सम मिलाया जाता है कि जमने के जो सीमेंट जमने का जो समय है ना वो बढ़ाने के लिए, ताकि जल्दी न जमे और काम करने में आसानी हो। तो समय का जो दर है ना वो बढ़ाने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीमेंट की खोज किसने किया? तो जोसेफ आस्पदिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन स्त्रावित होती है? तो इंसुलिन का स्त्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय से होता है। ठीक है, यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है। ठीक है, इंसुलिन की कमी से क्या होता है? रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाता है, जिससे मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, यानी कि इंसुलिन का स्त्राव होता है अग्नाशय से, और मधुमेह किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है। ठीक है, इंसुलिन की खोज किसने किया? बेटिंग एवं बेस्ट ने किया था। अच्छा, मानव शरीर में एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सा है? तो ये अग्नाशय ग्रंथि है, एकमात्र मिश्रित ग्रंथि, यानी कि बाह्य और अंतःस्रावित दोनों ग्रंथि ही है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो यकृत है। सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि, जो मस्तिष्क में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद डैश निकलेगी? तो जो अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण है अपवर्तन के बाद जो है वो मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। ये ध्यान रखना है। ठीक है, अवतल लेंस से और एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का। इसे याद कैसे रखना है और याद भी रहे, कभी कंफ्यूजन में ना हो। तो देखिए, निकट है 3 लेटर वाला, इसमें 4 लेटर वाला लेंस चढ़ाएंगे। इसमें क्या दूर दृष्टि यानी दूर में क्या 2 लेटर है, तो इसमें 2 लेटर को ठीक करने वाले को 3 लेटर वाला लेंस चढ़ाएंगे, यानी उत्तल लेंस। और 3 लेटर वाले को ठीक करने के लिए 4 लेटर वाला लेंस चढ़ाएंगे, यानी अवतल लेंस से ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिली? तो इसका करेक्ट आंसर है ये स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये जो मेंडलीफ है ना, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। यह किसने नियम दिया था? मेंडलीफ ने दिया था।
लेकिन जो अभी जो वर्तमान में आधुनिक है उसमें क्या किया गया है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो है ना उसके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होता है। ये नियम किसने दिया? हेनरी मोसले ने दिया। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आधुनिक जो आवर्त सारणी का नियम किसने दिया? तो मोसले ने दिया था। अच्छा, त्रिक नियम किसने दिया? तो वो दिया था डोबेनियर ने दिया था। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु में सर्वाधिक विद्युत संवाहकता होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है यानी कि विद्युत चालकता सबसे अधिक किस में होता है? चांदी में होता है। ठीक है, और चांदी का जो प्रतीक होता है वो क्या है? Ag। उसका परमाणु क्रमांक कितना है? वो है 47। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि विद्युत का सुचालक अधातु कौन सा है? तो वो है ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। ऐसे क्या होता है, नॉर्मली जो अधातु होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट है जो विद्युत का सुचालक है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि द्रव अवस्था में जो कमरे के ताप पर जो द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु कौन सा है? तो अधातु है ब्रोमीन। ठीक है, देखिए एकमात्र अधातु जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है वो है ब्रोमीन। ठीक है, एक ही है, इसलिए इसको याद करेंगे ट्रिक से। अधातु और धातु में है, कमरे के ताप पर जो द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? वो पारा है। ठीक है, धातु में एक है पारा और अधातु में ब्रोमीन। तो जो अधातु ये देखिए बड़ा है तो ये बड़ा का आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ये धातु छोटा है यानी छोटका आंसर हो जाएगा ये पारा। ठीक है, ये दोनों में कभी कन्फ्यूजन एक्सचेंज ना हो, इसलिए छोटका जो है धातु यानी कि द्रव अवस्था में पारा, और अधातु यानी बड़ा है ये अधातु तो ब्रोमीन ये बड़ा है। तो अधातु कौन सा है? ब्रोमीन, द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? किस धातु को कहा जाता है सफ़ेद सोना? तो प्लेटिनम धातु को सफ़ेद सोना कहा जाता है। दोस्तों, इस तरह से सेट नंबर 14 का पूरा जीके और साइंस का क्वेश्चन होता है समाप्त, और यहाँ से मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन शुरू होता है, जो कि मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन अगर टाइम मिला तो मैं अलग से वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, पूरा ये सेट नंबर 14 का जीके जीएस और साइंस का क्वेश्चन होता है समाप्त। पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो ये है युवराज सिंह की आत्मकथा है। ठीक है, और आज का क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है, आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।